Let me record this session. So today what I have, today I'm going to conduct sixth test series on T.S. Eliot. T.S. Eliot पर आज का टेस्ट सीरीज होगा, उनका लाइफ, उनका वर्क को लेकर के जो है, शेयरिंग विद यू PDF फाइल एंड आई होप इट्स विजिबल. अगर ये विजिबल हो तो यू कैन टेल मी, इज इट विजिबल? Yes, sir. It is visible. Yes, sir. दैट एक बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन तैयार किया टी.एस. एलियट को लेकर के. पहले प्रूफ्राग पर हम लोगों ने बात किया था, आज हम टी.एस. एलियट पर बात करेंगे और वेस्टलैंड पे बात करूंगा. वी आर इंग्लिश लिटरेरी एंड हियर इज माय, you can contact anytime. Find the ये पॉइंट आप नहीं सही है, वह क्या है? ही वाज Sir, voice is not coming. So in today's class, what I'm going to take, in today's class I'm going to take six test series that is on T.S. Eliot and his works. तो LT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PGT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये राइटर TGT में तो नहीं है, लेकिन स्पेशली दिस टेस्ट सीरीज इज फॉर हूम, फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ LT एंड PGT. तो PDF file and I hope it's visible. If it's visible, let me know. Yes, sir. So you find कि the first question is which of is not true. Thomas Easton Eliot was born on 26 September 88 and died on 4 January 1965. पहला का ऑप्शन 1 सही है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, कौन सा सही नहीं है. तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत डिटेल को मिल रही है कि 26 सितंबर 1888 को जो पैदा हुए हैं टी.एस. एलियट पैदा हुए. ये बहुत इंपॉर्टेंट. So today what I'm going to do, I am going to conduct the sixth test series on T.S. Eliot and his work, sharing with you PDF file. Yeah, I think it's visible. If it's visible, let me know. Yes, sir. Yeah, so you find here what you first question which I have taken, which of the following is not, से कौन सा एक सत्य नहीं है. थॉमस ईस्टन एलियट वाज बोर्न सितंबर 1888. ये चीज बिल्कुल सही है. ये चाहिए कि एलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ है और उनकी मौत 4 जनवरी 1965 को हुई है. ये चीज बहुत पता होना चाहिए. और जो थॉमस मैटरनल अंकल का नाम था, मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर का नाम था, वहां से उन्होंने इसको लिया हुआ है. और टी.एस. एलियट का निक नाम टॉम. तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि थॉमस ईस्टन एलियट वाज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1888 एंड डाइड ऑन 4 और जब टी.एस. एलियट पैदा होते हैं उसी इंग्लिश, एक ग्रेट इंग्लिश पोएट की मौत होती, मतलब सन वही था, मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूँ था. और वो जो पोएट थे वो कौन थे? मैथ्यू आर्नोल्ड. मैथ्यू आर्नोल्ड डाइड इन 1888. 1888 में आर्नोल्ड की मौत होती है, टी.एस. एलियट होता है. एक पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरा पॉइंट की टी.एस. एलियट की मौत 1965 में होती है. जो उनके साथ शब्द जुड़ा है, यह उनके मैटरनल ग्रैंडफादर का नाम था. टी.एस. एलियट का निक नेम
टर्म था जो आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इसमें ऑप्शन 2 है लेक्सिकोग्राफर, ये गलत है। लेक्सिकोग्राफर वह होता है जो डिक्शनरी का डिक्शनरी लिखता है, डिक्शनरी का काम करता है। तो डिक्शनरी उन्होंने नहीं लिखा। टी.एस. एलियट वाज अ पोएट, टी.एस. एलियट वाज अ ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, और टी.एस. एलियट ने कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखा था, लेकिन लेक्सिकोग्राफी का कोई काम नहीं किया था। तो जो ऑप्शन इसमें है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो जो आपका सेकंड है यही ट्रू नहीं है। तो यू फाइंड कि दिस इज नॉट लेक्सिकोग्राफर, इट्स नॉट ट्रू। आई थिंक यू गॉट। फिर है कि ही वाज अ 20th सेंचुरी। सबको पता है कि टी.एस. एलियट वेल नोन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी और इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने जो है इंग्लैंड की सिटीजनशिप 27 में। तो एक सब उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा है ही वाज बोर्न एट सेंट लुइस मिसोरी, यूएस, ये भी सही है। उनका जन्म जो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेंट लुइस मिसोरी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने नागरिकता इंग्लैंड की ली थी, कब ली थी? 1927 में। अमेरिका उन्होंने 1914 ईस्वी में छोड़ दिया था एट द एज ऑफ 25। 25 साल की उम्र में वो अमेरिका छोड़ करके इंग्लैंड चले आए थे, और बाद में इंग्लैंड की नागरिकता लेने के बाद उन्होंने पूरा जीवन यही व्यतीत किया। ही डाइड इन लंदन एट द एज ऑफ 76, ये भी सही है। उनकी जो मौत हुई है 76 साल की उम्र में हुई है। कहाँ हुई है? लंदन में हुई है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि दीज आर द 3 और 4 पॉइंट्स जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे डिस्कस करने का मकसद केवल इतना नहीं है कि यू हैव ओनली टू गो विद दीज ऑप्शंस। जो इससे जुड़ा हुआ और चीजें हैं वो भी आपको पता चल जाना चाहिए। जिसमें 26 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ है, 4 जनवरी 1965 को उनकी मौत हुई है। और यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है कि ही वॉज अ लेक्सिकोग्राफर, ये गलत है। वो लेक्सिकोग्राफर नहीं थे, पोएट थे, क्रिटिक थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, और कुछ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज मैगजीन्स, ऑल दीज थिंग्स थे। ही वाज अ वेल नोन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। बेशक ही वाज अ वेल नोन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के वो वेल नोन पोएट थे। और उनका अपना वर्क जो है रहा है, जो बहुत सारा इम्पोर्टेंट उनका रहा है। और वो जो उनका इम्पोर्टेंट वर्क था, वह इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा था? जो भी उनका इम्पोर्टेंट वर्क था उसमें एक आपको देखते होंगे कि द वेस्टलैंड है, उनका जीराउशन पोयम है, उनका जो पोयम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। जो आपके यहाँ तो सिलेबस में 2 पोयम तो है ही है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, द वेस्टलैंड। तो प्रूफ्राक तो मैंने कवर करा दिया, द वेस्टलैंड मुझे कवर कराना, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल मैं लेकर के आऊंगा। दूसरा चीज है कि ही वॉज बोर्न एट सेंट लुइस मिसोरी, यूएस, बिल्कुल सही है कि उनका अमेरिका के सेंट लुइस मिसोरी में जन्म हुआ था। ही डाइड इन लंदन एट द एज ऑफ 76, उनकी मौत 76 की उम्र में लंदन में हुई थी, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। टी.एस. एलियट गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1948, ये सही है। मिसमैच आपको ढूंढना है। अमेरिकन सिटीजनशिप उनका 1888 से 1927 तक था, ये भी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सिटीजनशिप उनका 1927 से 1965 तक था, ये भी सही है। ब्रिटिश सिटीजनशिप उनका था 1927 से 1965 तक। मैंने अभी आपको बताया ना कि उन्होंने ब्रिटेन की सिटीजनशिप 27 में लिया हुआ, ये भी सही है। एजुकेशन उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ, ये गलत है। क्यों? उनका जो एजुकेशन हुआ है वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ, ना कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो टीएस का जो एजुकेशन हुआ है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होकर के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट जो सम्मान है वो 1948 में मिला है, ये भी बात सही है। सो यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड की एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ना होकर के कहां पर हुआ है? हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यू गॉट की ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी सारा चीज सही है कि नोबेल प्राइज 1948 में मिला। उनको किसी विशेष वर्क के लिए नहीं मिला हुआ है, बल्कि उनको जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो हिज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, उनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था। अमेरिकन सिटीजनशिप 1888 में अमेरिका में पैदा हुए थे,
और अमेरिका की नागरिकता उनके पास 1927 तक थी। उसके बाद उन्होंने वहां की नागरिकता छोड़ करके इंग्लैंड की ले ली और 27 से 65 तक उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिला। एजुकेशन उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ना होकर के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से हुआ है। ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको पुरस्कार मिला 1948 में। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा डेट है जो करेक्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उनके वर्क को लेकर के है। पहला है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक 1915 में। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक उनकी जो पोयम है यह 1915 ईस्वी में लिखी गई है और पब्लिश होती है ही है। प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस ये पोयम नहीं, कलेक्शन ऑफ द पोयम है जिसमें 12 पोयम आई थी। याद होगा पहले टेस्ट सीरीज में भी मैंने इस पर बात किया था। प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917 में आई हुई है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 पोयम्स रही है और इसमें जो पहली पोयम थी वो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, ये भी सही है। जो गलत है द वेस्टलैंड, उसका जो डेट है 1924 नहीं होना चाहिए, 1922 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया, लेकिन उस एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंसर चीजें मिल रही है जिसे आपको लर्न करना है कि उनका द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक 1915 में आया है। प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ द पोयम है जिसमें 12 पोयम्स रही है, पहली पोयम ही द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक रहा है। आपके सिलेबस में भी है। द वेस्टलैंड उनका मास्टरपीस है जो 1924 में ना पब्लिश होकर 1922 में पब्लिश हुई है। 5 सेक्शंस में है और इसमें जो है 433 लाइनें हैं और ये जो वर्क है एजरा पाउंड के कहने पे कुछ लाइनें इसकी हटा दी गई थी। उनका एक और वर्क है 4 पार्टेड्स, ये भी उनका पोयम है कलेक्ट और इसमें 4 बड़ी पोयम शामिल है। ये 1943 में आता है, ये सही है। मर्डर इन द कैथेड्रल उनका ड्रामा है, 1935 में पब्लिश होता है। द फैमिली रियूनियन 1939 में पब्लिश होती है, ये भी सही है। द सेक्रेड वुड उनका क्रिटिकल वर्क है, 1920 में आता है, ये भी सही है। द कॉकटेल पार्टी ड्रामा का नाम है, ये भी सही, 1949 में। ऐश वेंसडे उनकी पोयम का नाम है, 1930 में आया। द हालो मैन उनकी पोयम का नाम है, 1925 में आया। सो हियर यू फाइंड कि एट अ ग्लांस में यू फाइंड द वर्क ऑफ टी एस एलियट और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द हालो में 25, ऐश वेंसडे 1930, द कॉकटेल पार्टी 1949, द सैक्रेड वुड 1920। सैक्रेड वुड क्या है, उनका क्रिटिकल वर्क है जिसमें उनके क्रिटिकल एसेज आए हुए हैं। कॉकटेल पार्टी क्या है, उनका प्ले है। ऐश वेंसडे उनका पोयम है। द हालो में उनका पोयम है। सो आई हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स। नाउ जस्ट सी पेज नंबर 2। इन पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट द रॉन्ग आंसर। इसमें से आपको रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है। हेनरी वेयर इलियट, हेनरी वेयर इलियट उनके फादर का नाम था, बिल्कुल सही है। या उनके दादा उनके पापा की तरफ से चला आ रहा है हेनरी इलियट, लेकिन जो थॉमस ईस्टर एस है ये उनके ननिहाल से आ रहा आया हुआ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चार्लोटी चैम्प ईस्टर्स, देखिए माँ के नाम के आगे क्या लगा हो, ईस्टर्स। तो जो थॉमस ईस्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है यह उनके ननिहाल का है और जो एलियट कॉन्सेप्ट है यह उनके दनिहाल का है। फिर है विवेनी हेवुड, उनकी वाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेनी हेवुड कई बार पूछा जा चुका है, यह उनकी पहली वाइफ रही है। 1915 से लेकर 1932 तक, 32 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसमें वैलेरी फ्लेचर इनकी दूसरी वाइफ थी जो इनकी सेक्रेटरी भी रही है। उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, जब वो 30 साल की थी और एलियट लगभग 60 के आसपास रहे होंगे या तब जाकर के जो है दोनों के बीच में शादी होती है। तो एस्मी वैलेरी फ्लेचर जो उनकी सेक्रेटरी भी थी। एजरा पाउंड ब्रदर, यही चीज गलत है। एजरा पाउंड ब्रदर नहीं थे, उनके मेंटोर थे, उनके दोस्त थे और एक तरह से कहा जाए कि उनके गुरु जैसे गुरु भाई थे जिनके कहने पर उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया अपनी राइटिंग में, वेस्टलैंड वगैरह में। तो एजरा पाउंड उनके भाई का नाम नहीं है बल्कि उनके आप कह सकते हैं मेंटोर थे, उनके फ्रेंड थे, इस तरह का चीजें रही है, ना कि उनके ब्रदर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। टॉम निक नेम ऑफ टी एस एलियट, बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया। ये आपको पहली बार, मुझे भी पहली बार मिला कि टी एस एलियट को उनकी फैमिली को लोग टॉम के नाम से पुकारते थे। टॉम निक नेम ऑफ टी एस एलियट। थॉमस ईस्टर
मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी एस एलियट। थॉमस स्टर्न्स जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, यह उनके जो है मैटरनल ग्रैंडफादर का नाम था। थॉमस स्टर्न्स या उनके मैटरनल ग्रैंडफादर का नाम था। अ फेबल फॉर फीस्टर, एलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, जो आपका रहा है वो क्या है कि वो एलियट का पहला पब्लिश्ड पोयम था इन द स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड इन 1905। बिल्कुल सही है। तो अ फेबल फॉर फीस्टर्स, एलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम इन द स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड इन 1905। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ प्रे अ टेल क्रिटिकल एसेज ऑफ टी एस एलियट। बर्ड्स ऑफ प्रे अ टेल क्रिटिकल एसेज ऑफ टी एस एलियट ऑफ, मतलब ये जो है तीन उसमें है, बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ फोल एंड द मैन हु वाज किंग। क्रिटिकल एसेज ऑफ टी एस एलियट ये गलत है, उनका क्रिटिकल एसेज नहीं है, बल्कि ये उनकी क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज। ये तीन उनकी शॉर्ट स्टोरीज नहीं है। तो जो ऑप्शन फोर्थ है वो रॉन्ग है। और फिर है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलॉसफी ऑफ एफ एच ब्रैडली। यह टी एस एलियट की थीसिस का टॉपिक रहा, उन्होंने इसी पर पीएचडी किया, तो ये भी पॉइंट सही है। ये भी चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है कि टी एस एलियट डिड हिज पीएचडी ऑन एफ एच ब्रैडली एंड द टाइटल ऑफ हिज थीसिस वाज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलॉसफी ऑफ एफ एच ब्रैडली। बाकी जो ऑप्शन ए फोर दिया जा रहा है, इसमें जो तीनों नाम आया हुआ है, बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ अ होल एंड द मैन हु वाज किंग, ये उनकी शॉर्ट स्टोरीज रही है। ये क्या उनका रहा, ये उनका शॉर्ट स्टोरीज, STORIES, जो भी आप करिए उसको जो है। तो यू फाइंड यह उनका क्या था, यह उनका शॉर्ट स्टोरीज था। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट द एज ऑफ 25 टीएस एलियट मूव्ड फ्रॉम अमेरिका टू। बहुत सिंपल सा, अभी मैंने डिस्कस किया था। मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूँ, 25 साल की उम्र में टीएस एलियट अमेरिका छोड़कर कहाँ गए थे? इंग्लैंड अभी सर। अभी मैंने आपको, इंग्लैंड गए हुए थे, उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ली थी। इंग्लैंड की नागरिकता उनको कब मिली थी? 1927। 1927 में। तो एट द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र टीएस एलियट मूव्ड फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, in 1917 एलियट ज्वाइंड which बैंक एज अ क्लार्क। 1917 में एलियट ने किस बैंक को ज्वाइन किया था क्लार्क के रूप में? एसबीआई, पीएनबी, ऑक्सफोर्ड बैंक, लॉयड्स बैंक। तो डी इसमें सही है, लॉयड्स बैंक में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलियट ने अपना करियर कैसे शुरू किया, एज अ बैंक क्लार्क के रूप में उन्होंने शुरू किया था। और कौन सा बैंक का था? लॉयड बैंक। इसके पहले वो कहीं पर पढ़ाते भी थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसमें वो जो है क्या कहते हैं, एज अ टीचर उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं था, साल भर में उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो लॉयड बैंक में काफी दिनों तक वहां नौकरी उन्होंने की। तो इन 1917 एलियट ज्वाइंड विच बैंक एज अ क्लार्क, लॉयड्स बैंक। इन 1925 एलियट लेफ्ट लॉयड्स बैंक। 1925 में, अब समझिए कि 17 से लेके 25 तक वहां पर थे, लगभग आप कह सकते हैं 8 साल। 1925 में एलियट ने लॉयड बैंक को छोड़ दिया टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ पब्लिशिंग फर्म। एक पब्लिशिंग फर्म में डायरेक्टर बनने के लिए। उस पब्लिशिंग फर्म का क्या नाम था? फेबर एंड फेबर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1925 में टीएस एलियट लॉयड बैंक्स को छोड़ देते हैं और वो एक जो है पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन करते हैं जिसका नाम था फेबर एंड फेबर। लेकिन ये जो फेबर एंड फेबर है, शुरू में इसका नाम था फेबर एंड ग्वायर। फेबर एंड ग्वायर, बाद में इसका नाम फेबर एंड फेबर हुआ, और इसी में वो लास्ट टाइम तक इससे जुड़े थे, अपनी मौत से पहले तक इससे वो जुड़े हुए थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने छोटा सा बनाया हुआ था, ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट शीट, यू फाइंड शीट क्वेश्चन नंबर 9, who proclaimed himself as a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। कौन आदमी दावा करता है कि वह जो है लिटरेचर में क्लासिस्ट है और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट है और धर्म में एंग्लो कैथोलिक है? ये स्टेटमेंट टीएस एलियट का है, वे उन्होंने दिया हुआ था 1927 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पोयट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर अबे को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्यों? इंग्लैंड के जितने प्रसिद्ध कवि है वो यहीं पे दफनाए गए। पोयट्स कॉर्नर क्या है? वेस्टमिंस्टर अबे को कहा जाता है। इंग्लैंड में एक जगह है जो कि पोयट्स कॉर्नर के नाम से प्रसिद्ध है, तो वेस्टमिंस्टर अबे। बी ऑप्शन है रेनॉल्ड्स स्टोन, अ स्टोन डिजाइनर हु डिजाइन द स्टोन ऑन एलियट्स ग्रेव, बिल्कुल सही। रेनॉल्ड स्टोन जो है एक स्टोन डिजाइनर थे जिन्होंने एलियट के कब्र पर लगे हुए पत्थर को डिजाइन किया था। रेनॉल्ड स्टोन बिल्कुल सही है। लिटिल गिडिंग अ पोयम ऑफ टी एस एलियट, ये भी बात सही है। लिटिल गिडिंग जो है एक पोयम है टी एस एलियट का, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक लाइन मैंने लिया है, द कम्युनिकेशन of the dead is tongued with fire beyond the language of the living, ये चीज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लाइन है ये टी एस एलियट की कब्र पर जो पत्थर है उस पत्थर पर ये लाइन लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लाइन्स टेकन फ्रॉम द लिटिल गिडिंग, और ये जो लाइन है टी एस एलियट की पोयम द लिटिल गिडिंग का हिस्सा है, इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन ऑफ पोयट्स ग्रेव, जो पोयट की जो कब्र है उसके जो का जो स्टोन है उस पर उसको इंस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल ये सही है। तो फिर से मैं बता दूं, पोयट्स कॉर्नर मींस वेस्टमिंस्टर अबे। रेनॉल्ड्स स्टोन एक स्टोन डिजाइनर थे जिन्होंने टी एस एलियट की ग्रेव पर जो स्टोन है उसको उन्होंने डिजाइन किया था, और उन्होंने उनकी पोयम लिटिल गिडिंग है जहां से कुछ लाइनें ली गई जो उनकी कब्र पर जो है क्या किया गया, लिखा गया है। और इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको मिला हुआ था पुरस्कार, उसका भी जिक्र वहां पर किया गया है। ऑप्शन ई आपका गलत है। इन माई बिगनिंग, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, जो मेरा बिगनिंग है वो मेरा एंड है। इन माई एंड इज माई बिगनिंग, और जो मेरा एंड है वह मेरी शुरुआत है। यह टी एस एलियट का बहुत फेमस कोटेशन है, लेकिन ये कोटेशन द वेस्ट लैंड से लिया गया है, ये बात गलत है। टी एस एलियट फेमस लाइन टेकन फ्रॉम द वेस्ट लैंड, ये बात गलत है। ये जो कोटेशन की पोयम ईस्ट कॉकर से लिया गया है, कहां से लिया गया है? ईस्ट कॉकर, ई ए एस टी, ईस्ट सी ओ के ई आर, टी एस एलियट का पोयम ईस्ट कॉकर है, वहां से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? मैं जानना चाहता हूँ क्वेश्चन 10 आपको क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। कैन यू रिस्पॉन्ड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर आदमी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये उनका क्रिटिकल एसे 1917 में पब्लिश हुआ। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में पब्लिश हुआ है। मेटाफिजिकल पोएट्स 1921 में पब्लिश हुआ, सब सही है। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी आपका सही है, ये 1933 में पब्लिश हुआ है। पोइट्री एंड ड्रामा उनका क्रिटिकल वर्क है, 1951 में पब्लिश हुआ है। ऑन पोइट्री एंड पोएट्स 1943 में पब्लिश हुआ है। द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री 1954 में पब्लिश हुआ है। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 में पब्लिश हुआ है। द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी 1940, ये गलत है, ये 1939 में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उनका ये याद रखना है कि इस पे केवल उनके क्रिटिकल वर्क को लेकर के बात किया गया है। उनका क्रिटिकल एसेज भी है, उनका जो है आपका क्रिटिकल जो बुक्स उन्होंने लिखा हुआ है एज अ क्रिटिक, उसको भी लेकर के है, जिसमें द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी का जो करेक्ट डेट है वो 1939 होना चाहिए। बाकी सब सही है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट सही है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम सही है, मेटाफिजिकल पोएट सही है, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म सही है, पोइट्री एंड ड्रामा सही है, ऑन पोइट्री एंड पोएट सही है, द थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी। ये भी क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. And question number 12, which of the following is not the play of T.S. Eliot? T.S. Eliot का प्ले नहीं है। Sweeney Agonist 26 published
स्विनी एगोनिस्ट उनका प्ले है जो कि 1926 में पब्लिश हुआ, 1934 में क्या किया गया है, परफॉर्म किया गया। ये बिल्कुल सही है। स्विनी एगोनिस्ट उनका प्ले है। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 में पब्लिश होता है, उनका प्ले है, सही है। द रॉक उनका प्ले है, 1934 में पब्लिश हुआ, और द रॉक उनका पहला प्ले है। भी एक क्वेश्चन बनता, द रॉक उनका पहला प्ले है। द एल्डर स्टेट्समैन ये उनका लास्ट प्ले था, 1958 में परफॉर्म हुआ, 1959 में पब्लिश हुआ। जो ऑप्शन आपका ई है यहाँ पे रॉन्ग है। फोर क्वार्टेट्स उनका जो है क्या है, पोयम का नाम है, ना कि उनके प्ले का नाम है, और ये 1945 में पब्लिश होता, सही है। तो फोर क्वार्टेट्स आपका क्या है, ये पोयम है, ना कि आपका प्ले। तो यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें फोर पार्ट है। बाकी सब उनका ड्रामा है। स्विनी एगोनिस्ट भी ड्रामा है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द रॉक, द एल्डर स्टेट्समैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीएस एलियट, इनमें से कौन सा एक जो है टीएस एलियट का पोयम नहीं है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उनका पोयम है, प्रील्यूड्स उनका पोयम है, पोयम है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उनका पोयम नहीं है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नॉवेल है, किसका नॉवेल है, हेनरी जेम्स का। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ नॉवेल ऑफ हेनरी जेम्स, नो डाउट। ये का क्या नाम है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दोनों में अंतर आप समझिए, 13 और 13 का डी, केवल पोर्ट्रेट इट्स द पोयम, लेकिन अगर उसके आगे द लग जाएगा तो दैट्स नॉट द पोयम, दैट्स द नॉवेल ऑफ हेनरी जेम्स। वो भी अमेरिका के थे, इंग्लैंड की नागरिकता उन्होंने लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपकी सही, पर्सनालिटी एडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में दिया है, बिल्कुल सही है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी द पोएट्स में दिया है। हैमलेट पोएट्री इज नॉट अ सर टर्निंग वॉइस लूज ब्रेक हो रही है आपकी इमोशन। बीच बीच में बहुत ज्यादा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, और कोई? यस सर, कभी कभी ब्रेक। अच्छा, हो सकता है कि जो है नेटवर्किंग इशू, लेकिन अब तो फाइनल करना, दो चार क्वेश्चन और, ट्राइंग माय बेस्ट। तो यू फाइंड कि मैं फॉन्ड मी यस सर, अभी अभी आई है, अभी पूरी ब्रेक हो गई थी। नंबर 13 तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से मैं कह रहा हूं, विच ऑफ द फॉलो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम का पार्ट है, बिल्कुल सही है। इन एडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, ये डिसोसिएशन सही। हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर टीएस एलियट का स्टेटमेंट है, सही है। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, टीएस एलियट का कोटेशन। टीएस एलियट एजरा पाउंड का वर्क है, ये गलत है। आर्ट ऑफ टीएस एलियट ना होकर के हेलेन गार्डनर का वर्क है, हेलेन गार्डनर। ये पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है, हेलेन गार्डनर का वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया? यस सर। या ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following Yes, sir. is not, हाँ, which of the following is not, uh, which of the following is not the statement होना चाहिए था, ये पूरा वो नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is not the statement. Genuine poetry can communicate before it understood. Which of the following is not the statement of T.S. Eliot होना चाहिए था, यहाँ पे is not the statement of T.S. Eliot. तो genuine poetry can communicate before it understood, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? ये भी बिल्कुल सही है। April is the cruelest month, ये भी बिल्कुल सही है।
पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट्स द स्टेटमेंट ऑफ whom? इट्स द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। किसका स्टेटमेंट है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। सर विलियम आवाज मेरी आवाज मेरी जा रही ना? यस सर, अभी आ रही है। ओके ओके, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर हो गया कि ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट है ए बी सी, ये तीनों टीएस एलियट के हैं। लास्ट वाला जो है पोइट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट्स द स्टेटमेंट ऑफ होप, इट्स द स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ। नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 16 है, हु सेड द फॉलोइंग लाइंस, इफ ए लाइन किसने कहा है? The end of criticism lies in education of works of art and the correction of taste. Criticism has the objective the promotion of understanding and enjoyment of literature. The best critic of poetry is poet himself. The age is complex, therefore poetry must be complex. ये सारा स्टेटमेंट टीएस एलियट का है। किसका है? टीएस एलियट का। मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। उन्होंने कहा द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म लाइज इन एलुसिडेशन, जो क्रिटिसिज्म का एंड होना चाहिए वह चीजों को क्या करे? एलुसिडेट करे। वर्क को, जो भी वर्क लिखा गया है उस वर्क का एलुसिडेशन होना चाहिए, वर्क ऑफ आर्ट का, एंड द करेक्शन ऑफ टेस्ट, अगर कहीं पे कोई गलती है तो उसमें करेक्शन होना चाहिए। क्रिटिसिज्म हैज द ऑब्जेक्टिव, जो क्रिटिसिज्म का उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए? द प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम चीजों को समझे, एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर के प्रति हमारी एक आनंद की या एक उसको जो है उसको इंजॉय करने की टेंडेंसी डेवलप हो। नेक्स्ट है द बेस्ट क्रिटिक ऑफ पोइट्री इज पोएट हिमसेल्फ, जो पोइट्री के सबसे अच्छे क्रिटिक खुद पोएट होते हैं। ये बात टीएस एलियट ने कही सही है। द एज इज कॉम्प्लेक्स, हमारा एज कॉम्प्लेक्स है, पोइट्री भी इसीलिए कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका? चारों स्टेटमेंट टीएस एलियट का है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया? 60? यस सर। ओके ओके, तो 1 2 3 4 ये सब स्टेटमेंट टीएस एलियट का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइनें ली गई है कहां से? आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये सही है, ये द वेस्ट लैंड से लिया गया है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, द वेस्ट लैंड से लिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर इसमें जो चीजें हैं उसमें उन्होंने दिखाया गया है, ज्यादातर चीजें उनकी इंपॉर्टेंट लाइनें जो उनके लिया गया है। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, हालोमैन से लिया गया है, ये भी बात सही है। आई हैव बीजन माई लाइफ विद काफी प्रूफ्राक से लिया गया, सही है। अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट, जर्नी ऑफ द मेजाई से लिया गया, सही है। इन माई बिगिनिंग इज माई इन ईस्ट कॉकर से लिया गया, इसके पहले भी आ चुका है। ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी बट नॉटन से लिया गया, बिल्कुल सही है। इमेच्योर पोएट्स इमिटेट मेच्योर पोएट्स स्टील, प्रोज वर्क से उनके अपने लिया गया है। ये नहीं मिला कि कौन सा प्रोज वर्क रहा है, लेकिन ये रहा था। These fragments I have showed against my rules, जीरांशन से ये गलत है, ये द वेस्ट लैंड से लिया गया। ये जो जीरांशन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि इट हैज बीन टेकन द फ्रॉम द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? द वेस्ट लैंड से, द वेस्ट लैंड, WASTLAND। समझने के लिए मैंने किया है, तो आपको ऑलरेडी आंसर में दिया, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वेस्ट लैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वाज नॉट द कंटेम्परेरी ऑफ टीएस एलियट, टीएस एलियट का कंटेम्परेरी कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर रखा गया कि कार्ल मार्क्स टीएस एलियट के कंटेम्परेरी नहीं थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है विक्टोरियन एज के थे, उनका एक आइडियोलॉजी था। हु वाज द कंटेम्परेरी पोएट ऑफ टीएस एलियट, टीएस एलियट का कंटेम्परेरी पोएट कौन था? WP येट्स। So in this way you came to know about these 19 questions and also about the answer। और यहाँ पर उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड आंसर मैंने दिया हुआ है कि 1 का क्या है, पूरा 19 तक है। सो इन दिस वे आई थिंक यू गॉट इट एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह के पैटर्न बदल रहे हैं, कैसे चीजों को किया जा रहा है। बस हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको और लोगों को बताइए, और लोगों को बताइए, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो
इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, उनको भी इस आवाज मेरी आ रही है? मुझे लगता है कि ब्लिंक है। यस सर ब्लिंक आवाज मेरी जा रही है? ये जो वीडियो है वो ब्लिंक हो रही है और वॉइस भी ब्रेक हो या रही है। मैं वीडियो बंद कर दे। अब मेरी वॉइस जा रही है? यस सर। हाँ, आप बताइए। लगभग जो चीजें थी लेक्चर के रूप में लगभग पूरा हुआ था, कुछ चीजें रह गई हैं। अब हमने जो शुरू किया है वही शुरू सीरीज ही, सो आपको बताना है, को ज्वाइन करें। ठीक है।